हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लान वांगजी और वी विशन ट्रैवल बैक टू द पास्ट का पार्ट 4 है। सबसे पहले आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि जो कल मैंने एफएफ शेयर किया था वो ऑलरेडी शेयर हो गया था। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था तो उस नेम से एफएफ था नहीं, इसलिए मैंने उसे शेयर किया था। लेकिन जब आप सब ने बता दिया तो अब मैं शायद उसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। स्टार्ट करते हैं। जिसके लास्ट पार्ट की एंडिंग हुई थी कि विहिंग को वो उल्लू दिख जाता है और वांगजी उसे उसकी डेमोनिक पावर का यूज़ करने के लिए कहता है, लेकिन विहिंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास पास्ट में भी उसकी डेमोनिक पावर होंगी। जब वांगजी ने उसे डेमोनिक पावर का यूज़ करने को कहा तो विहिंग को कुछ समझ नहीं आता कि वह किस तरीके से इस्तेमाल करे। क्या उसके पास सच में होंगी? वह वांगजी की तरफ सीरियस लुक देते हुए कहने ही वाला था कि वांगजी कहता है, कोशिश तो करो, क्या पता तुम्हारी पावर अभी भी तुम्हारे पास हो। विहिंग वांगजी की तरफ हाँ में सिर हिलाता है और अपनी ब्लैक मिथ को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। उसके चारों तरफ काला धुआं इकट्ठा होने लग गया था, लेकिन उल्लू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सडनली वांगजी की तरफ टर्न होता है और कहता है, लानजान, उस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वह तो नीचे ही नहीं आ रहा। लानजान भी नोटिस करता है और वांगजी उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिससे कि हम उसे कैप्चर कर लें या किसी चीज़ में बंद कर लें। विहिंग अपनी रिसेंटफुल एनर्जी के साथ ही कहता है, मैं कोशिश करता हूँ, शायद हो जाएगा। वह पेड़ के सिरहाने पर जाता है पास में और उल्लू की तरफ देखता है और अपनी फुल पावर का यूज़ करके एक जाल उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन उल्लू उस जाल से बच निकलता है। विहिंग फिर अपनी रिसेंटफुल एनर्जी से उसके चारों तरफ एक सर्कल बनाने की कोशिश करता है। वह सर्कल बनाने में कामयाब हो गया था कि सर्कल का सडनली ही जाल बन जाता है और उल्लू उसके अंदर कैप्चर हो जाता है। वह बन्नी की तरफ उछलते हुए लानजान की तरफ देखता है और कहता है, मैंने कर दिखाया, मेरे से हो गया, हमने उसे पकड़ लिया। लानजान भी विहिंग को एक स्माइल करता है और हूँ में आंसर करता है और वह कहता है, अपनी रिसेंटफुल एनर्जी को वापस जाने दो, इसे अपने अंदर मत रहने देना विहिंग। वह दौड़कर वांगजी के पास जाता है और उसके ऊपर पूरी तरीके से चढ़ जाता है। अपने लेग्स को उसके वेस्ट पे राउंड कर लेता है और अपने हाथों को उसकी नेक पे और कहता है, हमने वैनचाओ को हरा दिया, अब उसे हारना ही पड़ेगा। अब उसके पास कोई जासूस नहीं है जो हमारी खबर उन तक पहुंचाएगा। हमने उस उल्लू को भी पकड़ लिया जो लास्ट टाइम सारी फसाद की जड़ था, उसी ने हमें बर्बाद करने के काम किया था। वह सडनली नोटिस करते हैं कि इस उल्लू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उस पिंजरे से बाहर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रही थी। विभूषण नोटिस करते ही अपनी डार्क एनर्जी को अपने पास वापस बुलाता है और रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उल्लू जितना भी स्ट्रगल कर पा रहा था वह पूरा वेस्ट हो गया था और वह नीचे गिर जाता है। उल्लू ने कोई हलचल करना बंद कर दिया था, वह कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। वांगजी को लगता है कि वह मर गया, इसलिए वह एक बार पूरी तरीके से कंफर्म करने के लिए अपने विजन को होल्ड करता है और उल्लू की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसने सोच लिया था कि वह उल्लू को सिर्फ चेक नहीं करेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन जैसे ही वह अपनी विजन को उसके पास ले जाता है कि सडनली उल्लू पूरी तरीके से डस्ट में बदल जाता है, धूल में मिल गया था। वह उल्लू पर विजय पाने के बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्होंने सोच लिया था कि अब वह सेकंड इन आयरन के टुकड़े की खोज में निकलेंगे। वैनचाओ को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में कुछ भी। वह जानते थे क्योंकि वह फ्यूचर से आए थे कि उन्हें अब कैरी टाउन जाना है, जहां उन्हें पानी से बने राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। वह वापस जिनशी की तरफ जाने वाले थे, लेकिन सडनली विभूषण को जिनजुशियन दिख जाता है। अपने कुछ डिसिपल के साथ ही वह क्लाउड रिसेस आ रहा था।
वह लानजान की तरफ मुड़ता है और कहता है, लानजान, मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। मुझे उससे अपनी सीजी की शादी के बारे में कुछ बात करनी है। वांग जी हूँ में जवाब देता है और कहता है, मैं तुम्हें जिंगशी में मिलूंगा। विहिंग भी हूँ में जवाब देते हुए जिनजुशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। सडनली विभूषण के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वह शॉक स्टेट में चला जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। उसके साथ कुछ इस तरीके से हुआ था कि वह जिनजुशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है कि सडनली वांग जी अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और विहिंग को अपनी तरफ जोर से खींचता है, जिससे उन दोनों की बॉडी सडनली हिट हो जाती है और वांग जी एक भी सेकंड का वेट नहीं करता। वांग जी तुरंत ही विहिंग के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और एक डीप किस में खो जाता है। विहिंग के साथ ये सब हुआ, वह तो कुछ समझ ही नहीं पाया। उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। वह अपनी आंखों को बार बार पलके झपका रहा था कि होश में आ जाए, लेकिन वह होश में नहीं आने वाला था क्योंकि वांग जी उसे सच में किस कर रहा था, वो भी एक डीप किस। वह वांग जी की तरफ देखने लग जाता है, वांग जी को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वांग जी विहिंग को थोड़ी देर के बाद अपने सामने खड़ा करता है और एक स्माइल करते हुए विहिंग के सारे एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। वांग जी को सामने देखकर फाइनली विहिंग को होश आ जाता है और वह ब्लश करते हुए कहता है, लानजान, अगली बार मुझे वार्न कर दिया करो अगर तुम कुछ ऐसा करने वाले हो, नहीं तो इतने ज़्यादा प्लेजर में कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। वांग जी अपने ब्लशिंग विहिंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। वांग जी वह बहुत ज़्यादा खुश था। उसने आखिरकार वो कर दिया था जिसे वह हमेशा से चाहता था, विहिंग को किस करना, जब से वह उससे प्यार करता था। लेकिन ये विश, उसे क्या पता था कि ये विश पास्ट में जाके उसी टाइम में पूरी होने वाली थी। विहिंग अपना रेड और ब्लशिंग फेस लेके जिनजुशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वह जिनजुशन की तरफ बढ़ते बढ़ते ही पीछे पलट के वांग जी को देखता है और कहता है, हंगरजुन, मैं तुम्हें इसके बदले में ज़रूर कुछ न कुछ तो दूंगा, लेकिन बाद में। वह सडनली ही जिनजुशन की तरफ बढ़ जाता है और वांग जी की नज़रों से ओझल हो जाता है। वह जिनजुशन की तरफ पहुंच गया था और वह जोर से चिल्लाता है, जिनजुशन। जिनजुशन विहिंग को देखने के लिए पीछे पलटता है और उसका फेस तुरंत ही रेड गुस्से में बदल जाता है। विहिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह तो पहले से ही उससे नफरत करता है, उसे पसंद नहीं करता, और तो और वो तो पहले से ही पिकॉक है और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट भी। विहिंग जिनजुशन की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और वह कहता है, जिनजुशन, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छे वर्ड से कहने के लिए, मैं यहाँ तुमसे लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूँ। जिनजुशन हाँ में सर हिलाता है और विहिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसके पीछे पीछे जिनजुशन के डिसिपल्स भी आ रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोक देता है और कहता है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है जिनजुशन। जिनजुशन पीछे पलटता है और अपने डिसिपल्स को वहीं रुकने के लिए कह देता है और वह विहिंग के साथ अलग चला जाता है उससे बात करने के लिए। विहिंग अपनी बात कहने ही वाला था कि वह पहले बता देता है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा उसके पीछे तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे और ना ही मेरी बात को बीच में काटोगे। मैं जो कहूँगा जैसे कहूँगा बस सुनते जाओगे। बाद में अगर कोई सवाल हो तब मुझसे पूछना। जिनजुशन हाँ में सर हिलाता है और विहिंग स्माइल करने लग जाता है और वह तुरंत ही बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारी और मेरी सिस्टर सीजी की शादी होने वाली है, अरेंज मैरिज होगी फ्यूचर में। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे भी पसंद नहीं करते और ना ही मेरी सीजी को, और ना ही तुम उनसे शादी करना चाहते हो। तुम तो पहले से ही किसी और से प्यार करते हो और उससे ही शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे डिसीजन को मदर और फादर नहीं मानेंगे और
मैडम यू तुम दोनों की अरेंज मैरिज फिक्स कर देंगी और तुम दोनों की शादी हो जाएगी। जिन जुशियन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है, विहिंग उसे क्या बता रहा है, लेकिन वार्निंग की वजह से वह उसकी बात को काटता नहीं है और बिल्कुल चुपचाप खड़े हुए सुनने लग जाता है। वह बहुत ही प्यार से जिन जुशियन को समझा रहा था, क्यों ना तुम एक बार मेरी सीजी को जानने की कोशिश करो, उनके बारे में जानो, उनसे प्यार करने के बारे में थोड़ा बहुत सोचो। अगर तुम्हें फिर भी मेरी सीजी पसंद नहीं आती तो तुम मुझसे कहना, मैं इस शादी को कभी ऑर्गेनाइज ही नहीं होने दूंगा। मेरी सीजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वह इस दुख से बाहर आ जाएंगी। मैं उन्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा कि तुम उनसे बिना प्यार करे ही शादी ज़बरदस्ती कर लो। जिन जुशियन ने विहिंग की सारी बातों को बहुत ही प्यार से और ध्यान से सुना था। वह सही कह रहा है, वह ये समझ जाता है और वह ओके में जवाब दे देता है। मैं जियांग यानली को जानने की कोशिश ज़रूर करूँगा और उनसे प्यार करने की भी। जिन जुशियन के आंसर सुनकर विहिंग को बहुत ज़्यादा ही खुशी हो जाती है। वह खुद को जियांग यानली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीफ फील करने लग गया था। विभूषण चकल करते हुए कहता है, मैं सीजी से प्यार करता हूँ, लेकिन एक सिस्टर और ज़्यादा से ज़्यादा एक मदर की तरफ से, क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा ही केयर करती हैं, मुझसे प्यार करती हैं, मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सुनती हैं, मेरे साथ वक्त बिताती हैं, लेकिन रोमांटिक वे में नहीं। जिन जुशियन विभूषण की सारी बातों को समझ रहा था और वह क्यों इतना ज़्यादा जियांग यानली के लिए प्रोटेक्टिव है, ये भी वह समझ गया था कि सडनली जिन जुशियन भी स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं उन्हें एक चांस ज़रूर दूंगा। जे लैन क्लैन लीडर की तरफ से एक लेटर रिसीव हुआ है जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होने वाली है क्लाउड रिसेस में, इस वजह से मैं आया हूँ और तुम्हारी मदर भी आने वाली हैं, लेकिन तुम्हारे फादर को नहीं बताया गया है। दोनों की बातें चल ही रही थी कि सडनली विभूषण के कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, वी गोंजी। ये आवाज़ किसी और की नहीं, जियांग चैन की थी, जो विहिंग की तरफ गुस्से में बढ़ता ही जा रहा था। जियांग चैन पहुंच जाता है और जिन जुशियन को वो करता है और जियांग चैन उनसे कहता है, आप इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। विहिंग सडनली ही जियांग चैन और जिन जुशियन की बाहों को पकड़ता है और तीनों ही नीचे बैठ जाते हैं और वह जियांग चैन से कहता है, हमें कुछ अच्छी बातें करनी चाहिए, तुम्हें भी जिन जुशियन को जानना चाहिए थोड़ा बहुत कि वह कैसे हैं, इस वजह से हमारे बीच अब लड़ाई नहीं होगी। ये बहुत जल्दी ही हमारे सीजी के हस्बैंड बन जाएंगे, तो हमें इनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। जियांग चैन को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या कहे, फिर भी वह स्माइल करता है और जिन जुशियन से बात करने की कोशिश करने लग जाता है। तीनों की बातें शुरू हो जाती हैं। विहिंग सिर्फ सोच रहा था कि अगर हमारे बीच अभी अच्छी बॉन्डिंग हो गई तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी फ्यूचर में। कुछ टाइम के बाद ही विहिंग जिन जुशियन और जियांग चैन को बातें करते हुए छोड़ जाता है और वह जिंगशी की तरफ बढ़ने लग जाता है और वह सोच रहा था, जब मैं गेट खोलूँगा जिंगशी का, लानजान मेरे सामने होगा, वह मेरा वेट कर रहा होगा। लेकिन जब विभूषण जिंगशी पहुंचता है, गेट को खोलता है, वह सरप्राइज हो गया था क्योंकि सामने सच में लानजान बैठा था और लानजान विहिंग को देख लेता है कि वह उसकी तरफ बढ़ रहा है। डोर की तरफ देखता है और विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, लानजान, तुमने मज़े किए मेरे बिना, अकेले बैठे हो। विहिंग जाता है और वांगजी के सामने बैठ जाता है। वांगजी सोच रहा था कि विहिंग से वह क्या बात करे और किस तरीके से शुरू करे, तो वांगजी सडनली कहता है, मैं सोच रहा था कि उन पानी वाले राक्षसों से किस तरीके से डील करनी है और किस तरीके से उन्हें हरा सकते हैं। विहिंग वांगजी को एडमायर करने में पूरी तरीके से खो ही गया था।
जब वांग जी नोटिस करता है कि विहिंग का ध्यान उसकी बातों पर नहीं उसके फेस पर है, तो वह विहिंग को आवाज़ लगाता है। विहिंग लानजान की आवाज़ सुनकर विहिंग अपनी स्टेट से बाहर आता है और अपने सामने रखे चाय के कप को देखता है जो वांग जी ने उसके लिए लाया था। विहिंग कुछ सोचते हुए कहता है, वो पानी के राक्षस भी रिसेंटफुल एनर्जी से ही बने हैं, तो लानजान शायद मुझे अपनी रिसेंटफुल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए उन्हें हराने के लिए। और वह कहता है, हमें शायद अपने घर के आसपास बैम्बूस को लगा देना चाहिए। वांग जी हूँ में आंसर करता है। विहिंग बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू लानजान। वांग जी भी उससे प्लेजर करते हुए कहता है, एनीथिंग फॉर यू विहिंग, मैं तुम्हारे लिए हमेशा सब कुछ करूँगा जो तुम चाहोगे। सडनली विहिंग को अपनी बॉडी में हॉट फील होने लग जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग जी उसके साथ इतने अच्छे से पेश आएगा, क्योंकि वह पहले हमेशा उसे गुस्से के लुक में ही देखता रहता था। अब वह बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वांग जी अब उसकी साइड था। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। कुछ देर के बाद दोनों डिनर करने के बाद सो जाते हैं। अब सुबह के 5 बज रहे थे। वांग जी सबसे पहले उठ जाता है और विहिंग के उठने का वेट करता है। विहिंग बहुत ही गहरी नींद में था, वह नहीं उठने वाला था, इसलिए वांग जी भी दोबारा बेड पर चला जाता है और विहिंग के फोरहेड पर किस करके उसे अपनी बाहों में भर के सो जाता है। वांग जी को नींद नहीं आती, वह विहिंग को टाइटली हग करके बस लेटा रहता है। 6 बजे तक जब उसे नींद नहीं आती तो वह बिस्तर से उठ जाता है और कोल्ड स्प्रिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है। कोल्ड स्प्रिंग में जाके वह खुद को सबसे पहले क्लीन करता है और मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है। जब 7 बज जाते हैं तो वह घर के लिए वहाँ से निकलता है। उसे रास्ते में ही बैम्बूस ट्री दिखाई देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। उसे विहिंग की कही हुई बात याद आ जाती है और वह एक पेड़ के काट के उसे फ्लूट की शेप देना स्टार्ट कर देता है। वह अपने प्यार विहिंग के लिए एक फ्लूट को तैयार कर लेता है और जिंगशी की तरफ बढ़ने लग जाता है ताकि वह फ्लूट विहिंग को दिखा सके। जब वह जिंगशी के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि विहिंग बाहर ही बैठा हुआ है और वह लानजान को देख रहा था आते हुए। वह तुरंत ही चिल्लाकर कहता है, लानजान कहाँ गए थे मुझे अकेला छोड़ के? मैं सो रहा था और तुम मुझे छोड़कर चले गए। वांग जी विहिंग को आंसर भी नहीं कर पाता कि विहिंग की नज़र वांग जी के हाथ में उस फ्लूट पे चली जाती है और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तुमने मेरे लिए बनाई है? वांग जी हाँ में जवाब देता है और विहिंग के हाथ में फ्लूट को दे देता है। विहिंग फ्लूट को लेने के बाद बहुत ही ज़ोर से कहता है, थैंक यू लानजान, थैंक यू सो मच। वांग जी विहिंग की स्माइल देखकर स्माइल करता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लानजान जीवुजुन जी ने मैसेज भिजवाया था कि हम उनसे आके हांसी में मिलें। आओ लानजान, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर ब्रदर से मिलने चलेंगे। कुछ टाइम में ही दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और तैयार होकर एक ब्यूटीफुल से कपल बनके दोनों हांसी की तरफ निकल जाते हैं। वांग जी चुपचाप विहिंग के साइड में चल रहा था, लेकिन विहिंग अपनी नई फ्लूट को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश था। वह पूरे रास्ते जिंगशी से निकलने के बाद ही उसने बजानी शुरू कर दी थी, जो हांसी तक पहुंचने तक बजाता ही रहता है। वांग जी उसकी फ्लूट की धुन में उसके साथ चल रहा था। दोनों हांसी पहुंच जाते हैं। वांग जी डोर को नॉक करता है और दोनों एंटर हो जाते हैं। विहिंग फ्लूट को प्ले करते हुए वांग जी को फॉलो कर रहा था। जब वांग जी अपने ब्रदर को बो करता है तो विहिंग को होश आता है और वह भी कहता है, जीवुजुन कैसे हैं आप? जीवुजुन कहते हैं, मैं बढ़िया हूँ, आप दोनों बैठिए। मैंने आपके पास मैसेज इसलिए भिजवाया था क्योंकि आपने हमें कॉन्फ्रेंस रखने के लिए कहा था, तो अंकल ने डिसाइड किया है कि कॉन्फ्रेंस को हम चिंगी में ऑर्गेनाइज करेंगे। वहीं पे सभी क्लैन लीडर्स को बुलाया जाएगा
और उनके साथ डिस्कशन होगा। वांग जी और विभूषण दोनों आइडिया से एग्री हो जाते हैं और वांग जी कहता है यही सही टाइम भी है, हम पानी के राक्षस पर उसी टाइम कैरी टाउन में हमला भी कर सकते हैं, सभी एक साथ होंगे। कि सडनली लैंस चैन की नज़र विहिंग के हाथ में रखी फ्लूट पर जाती है। लैंस चैन पूछ ही लेते हैं, वी गोंजाई आपके हाथ में ये फ्लूट बहुत सुंदर है, आपको कहाँ से मिली? विहिंग के फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह कहता है यह मेरे लिए लानजान ने बनाई है। अपने ब्रदर का नाम सुनकर लैंस चैन के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वह टीजिंग वे में वांग जी से कहते हैं ओहो, वांग जी कल्टीवेटर के साथ साथ एक अच्छी फ्लूट भी बना लेता है, वाओ। वांग जी अपने टीजिंग ब्रदर को चुप कराने के लिए कहता है ब्रदर आप सबको मैसेज भिजवा दीजिए कॉन्फ्रेंस का और हम चलते हैं। लैंस चैन अपने टीजिंग वे को छुपा लेते हैं और कहते हैं ठीक है, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं अब। और वह जाने से पहले जिवुजुन जी को वो करते हैं और कहते हैं नेक्स्ट वीक मीटिंग होगी ना। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं जिनजुशन को ढूंढने के लिए, उससे बात करनी थी उन दोनों को। वह दोनों ही रास्ते में डिसाइड करते हैं कि पानी के राक्षस को वह पानी में ही सील कर देंगे और दोनों एग्री होके जिंगशी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और कुछ देर में ही वह डिसाइड करते हैं कि हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे और सबके सब सो रहे होंगे और अपने डेमोनिक पावर का यूज़ करके हम राक्षस को पानी में ही सील कर देंगे। उन्हें जिनजुशन कहीं नहीं मिलता तो वह डिसाइड करते हैं कि वह जियांग यानली से बात करने के लिए उनके रूम की तरफ जाएंगे। जब वह पहुंचते हैं तो जियांग यानली के साथ म्या भी रूम में थी और जो जिनजुशन की बहन थी। जब उनकी नज़र पूरे कमरे में जाती है तो वहाँ पे जिनजुशन भी मौजूद था। विहिंग अपने सीजी को टीज करते हुए कहता है सीजी अगर आप बुरा ना माने तो कुछ देर के लिए मैं जिनजुशन को अपने साथ ले जाऊं। जियांग यानली ब्लश करने लग जाती है और हाँ में जवाब दे देती है। कुछ टाइम में ही जिनजुशन लान वांग जी के साइड में खड़े हो गए थे जाने के लिए। लान वांग जी तीनों को बो करते हैं और वहाँ से जाने ही लग जाते हैं कि म्या कहती है लानर गौनजी वो। जो सुनकर विहिंग जेलसी में पूरी तरीके से पागल होने लग गया था। उसके फेस पर जेलसी साफ साफ दिख रही थी कि म्या की इतनी हिम्मत, उसने उसके लानजान को लानर गौनजी बुलाया, उसकी इतनी हिम्मत। वांग जी विहिंग के फेस को रीड कर लेता है और वह उसका हाथ पकड़ के दोनों गर्ल्स को वहाँ छोड़ के तीनों रूम से बाहर चले जाते हैं। विहिंग को शांत करने के लिए वह जिनजुशन के सामने ही विहिंग को टाइटली हग कर लेता है और विहिंग के कान में कहता है यहाँ पर जिनजुशन खड़ा है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी उसके सामने किस कर लूँगा अगर तुमने अपने फेस के एक्सप्रेशन को चेंज नहीं किया। विहिंग सडनली ब्लश करने लग जाता है और उसका फेस पूरा रेड हो जाता है और वह कहता है परवट तुम इतने कब से शेमलेस हो गए हो लानजान। दोनों जिनजुशन की तरफ टर्न होते हैं और विहिंग कहता है जिवुजुन जी ने नेक्स्ट वीक मीटिंग को डिसाइड किया है चिंगी में। आप अपनी मदर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मीटिंग में वो मौजूद रहें और किसी भी कीमत पर आपके फादर को इस मीटिंग के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। जिनजुशन कंफ्यूज होते हुए कुछ पूछने ही वाला था कि विभूषण कहता है मीटिंग वहीं होगी, आप और आपकी मदर दोनों ही वहां मौजूद रहिए। जिनजुशन कंफ्यूज होते हुए पूछ ही लेता है कि मेरे फादर को इनवाइट क्यों नहीं किया जा रहा है और तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है। सभी क्लैन लीडर्स को इनवाइट किया जा रहा है लेकिन मेरे फादर को नहीं। विहिंग सिर्फ एक स्माइल करते हुए जिनजुशन को देखता है और कहता है नेक्स्ट वीक मीटिंग में आ जाना, सारे क्वेश्चंस के जवाब वहीं मिल जाएंगे। जिनजुशन हाँ में सर हिला देता है और वापस जियांग यानली और म्या की तरफ चला जाता है। वह दोनों बात कर रही थी एक दूसरे से। विभूषण अपना हाथ उठाता है और चिल्लाने लग जाता है सीजे म्या बाय बाय। और वह वांग जी की तरफ टर्न होता है और कहता है
अब बारी है वेंचिंग और वैनिंग की। लानजान, क्या वो दोनों हम पे बिलीव करेंगे जब हम उन्हें ये सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे? लानजान वेहिंग को समझाते हुए कहता है वो दोनों हम पे ज़रूर विश्वास करेंगे, और वैसे भी आगे जाके वो दोनों तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। थैंक यू, बाय बाय।